डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। आप सभी का प्रीलिम्स का पेपर हो गया है 24 ऑफ मई को। दोनों ही पेपर बहुत ज़्यादा टफ थे और जीएस ने तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। उसके बाद सीसैट 2.5 से 4.5 के बीच में होता है, तो उसमें पीक समर में और पीक गर्मी में उसको झेल पाना बहुत मुश्किल है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट टाइम in those 4 hours, but you can't do anything about it because primarily you were relying on coaching, you were relying on their content, you were relying on their PT 369 kind of content, but उसमें से कुछ आया ही नहीं है। और मैं इस चीज़ को कभी भी मान नहीं सकता कि अगर कोई 21-22 साल का एस्पिरेंट है तो वो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम फ्रेमर है उसके हिसाब से दिमाग में सोच कर कॉन्टेंट बना ले अपने आप से। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि उस लेवल की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती है। और अगर कोई 21-22 साल का लड़का या लड़की इस एग्ज़ाम को अपीयर करने जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी किताबें पढ़ के आया होगा। तो उन एस्पिरेंट से ये उम्मीद करना कि वो लोग इतनी सारी चीज़ें पढ़ ले और उसके हिसाब से नोट्स भी बना ले, उसको रिवाइज भी कर ले, उसकी प्रैक्टिस भी कर ले एमसीक्यूज में अपने आप से, क्योंकि जितने भी कोचिंग है उनके बस की बात तो है नहीं। राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, चेन्नई में, बैंगलोर में या इंडिया की जितनी भी तमाम फेमस सिटीज़ है जहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है, एक भी फेमस कोचिंग में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसका 30-40% भी कंटेंट बना दे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दे विल प्रिपेयर 60-70%। मैं कह रहा हूँ वो 30% बनाने के भी लायक के नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि आप मेरी बात को ये मानेंगे नहीं, लेकिन आप खुद एक बार दिल्ली अगर कभी गए, मुखर्जी नगर जाना और राजेंद्र नगर जाना, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स हैं उनके जितने भी ओनर्स हैं, मैं ओनर्स की बात कर रहा हूँ, एमडी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कोचिंग के ओनर हैं वो लोग जीएस का क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अखबार पढ़ते या पढ़ते नहीं है, और उनका जीएस के ऊपर क्या होल्ड है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक डायरेक्टर की ही कमांड नहीं होगी तो वो कैसे तय करेगा कि मुझे किन लोगों को हायर करना है। वो हायर करने की अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट कर देगा, और वो जो बंदा है वो सीरियसली उस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपको कैसे पता है। तकरीबन 30 से 40 हज़ार पेजेस पढ़ने के बाद जो मसाला निकलेगा वो आपको काम में आएगा प्रीलिम्स में। ये 2-3 हज़ार पन्ने पढ़ने से नहीं होने वाला। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। करंट अफेयर्स की मैगजीन को मैं इतना क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इतने सालों से, लोगों को लगता है कि मेरी इनसे राइवलरी है, प्रोफेशनल राइवलरी है, इसलिए मैं सारी बातें कह रहा हूँ। वो नहीं है बात यह है कि इनकी जो करंट अफेयर मैगजीन होती है इसमें बमुश्किल एक महीने में 150 पन्ने होते हैं। उठा के देख लेना आप, 150 से 200 इसके ऊपर नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में जो एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके ऊपर मोर देन 10 के ऊपर टॉपिक्स नहीं ये लोग डिस्कस करते। आप मुझे बताइए कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एक महीने का अखबार, मतलब एक महीने के 60 अखबार हो गए। 60 अखबार में इन भाई साहब लोगों को सिर्फ 10, 8, 5, 6 ही न्यूज आइटम्स मिले हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के और पॉलिटी के और इकोनॉमी के, आर्ट एंड कल्चर के, स्पोर्ट्स के, जितने भी पैरामीटर्स पे यूपीएससी सवाल बनाती है आप देख लेना, किसी भी एक सब्जेक्ट में 10 से ज़्यादा ऊपर ये लोग टॉपिक लेते ही नहीं है उस मैगजीन में। तो जब आपका सैंपल साइज ही इतना स्क्यूड होगा, इतना कम होगा, तो उसका हिट रेशो में कन्वर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी कम हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, इतने सालों से कह रहा हूं कि करंट अफेयर मैगजीन आपके लिए नहीं है। वो आपको कभी, और उसमें भी क्या होता है कि वो जिन टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर इतनी ज्यादा पीएचडी करके वो लोग उसमें मसाला डाल देते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर भाई साहब कहते हैं आप लोगों से कि 50-60 टेस्ट करवाओ। नवंबर का महीना बीता नहीं बीता, इनके टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। 40-40, 50-50, 70-70 टेस्ट देना मुंह का खेल नहीं है। एक टेस्ट 2 घंटे का होता है। अब जोड़ लो आप लोग 70 × 2 कितना हो जाएगा। वो इतने घंटे बकवास टेस्ट सीरीज में देने के बजाय अगर आप उन्हीं घंटों को
आपका जीएस स्टैटिक हो गया या आपका करंट अफेयर्स हो गया, जो आपको न्यूज़पेपर से पीआईबी से करना है, उससे करो तो और ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये 70-50 टेस्ट देने से क्या हो जाएगा बताओ। मैं कई साल से ये कह रहा हूं कि आप लोग पीआईबी को पढ़ना शुरू करो, 1 साल का पीआईबी पढ़ो। पीआईबी के कुछ कुछ नोट्स जो है वो न्यूज़पेपर में इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आ जाती है, लेकिन जो ये लोग नहीं पिक करते वो आप लोगों को सेलेक्ट करके ही पढ़नी होगी, तभी जाके आप लोगों का काम बनेगा। और मेरी प्रोफेशनल राइवलरी है, हम सब कोचिंग वाले, वो तो है उसमें बात, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस वजह से मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को ये कहते हैं कि भाई हमारे हर साल इतने सिलेक्शन हो गए, 100, 150, 300, 400, 500, कोई कोई 800 भी क्लेम करता है। इन लोगों में जरा भी शर्म नहीं है कि ये लोग ये बताएं कि भाई क्लासरूम से कितना जो इन्होंने पढ़ाया उसमें से क्या आया है, नहीं आया है इनके पढ़ाने में से। कुछ तो डिफिकल्ट क्वेश्चन के मतलब कुछ तो डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन इनके नोट्स में से आ जाएं। ये लोग जितने भी स्टूडेंट्स का इश्तेहार छपवाते हैं रिजल्ट के बाद, 99% वो होते हैं इन लोगों के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मेंस टेस्ट सीरीज। इनके अलावा इनकी और कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है इन लोगों की। इनका कंटेंट इतना रद्दी होता है कि मैं क्या बताऊं। ना इनके कंटेंट में दम है, ना इनके यूट्यूब के वीडियो में दम है, तो आपका कैसे होगा। किसी के पास अगर हैसियत है तो वो 2 लाख लेके इनके पास जा भी रहा है, दिल्ली में रह भी रहा है, लेकिन जब तक आपके कंटेंट में ये सारी चीजें होगी नहीं तो आप लोग कैसे तैयारी करोगे। जो चीजें आपके आंखों के सामने से नहीं गई हो, आपके कानों पे नहीं गई हो, उसका आंसर आप कैसे करेंगे। क्योंकि इनको तो बस स्केलेटन फॉलो करना है कि हमने ये स्केलेटन है, इन सब्जेक्ट्स का स्केलेटन है, हमने इसको फॉलो कर लिया और बच्चों को दे दिया। वो आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी कितनी यूटिलिटी है, उस टॉपिक पे यूपीएससी ने पास में क्या सवाल पूछा था, फ्यूचर में कहां जाएगी, इसकी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है इन लोगों के पास में, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। इनको बस जैसे तैसे वो पूरा समय निकालना है, और बाद में जैसे कल परसों जैसा पेपर आ गया तो हाथ खड़े कर दो ऐसे कि भैया यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल कमीशन है और क्या ही कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है और एक कोचिंग वाला दोनों सेम पेज पे है, दोनों हेल्पलेस है, तो फिर फायदा क्या है इन लोगों को इतना पैसा देने का। और ये लोग कौन से मुंह से फिर ये लोग कहते हैं कि भाई हम इंडिया के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वी आर द बेस्ट पीपल। किस बेसिस पे बेस्ट पीपल है आप। इंटरव्यू गाइडेंस के नाम पे, दम पे अगर आप रिजल्ट दिखा रहे हो तो वो क्या बड़ी बात हो गई। हर साल 2-2.5 हजार बच्चे तो देते ही हैं इंटरव्यू, और ये लाजमी बात है कि उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। और ये लोग जानबूझ के फीस इतनी कम रखते हैं कि हर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई नाम इंस्टीट्यूट का बड़ा है तो चलो जाके दे देंगे। 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए इनके इंटरव्यू गाइडेंस के प्रोग्राम की फीस रहती है, क्योंकि पता है कि 2,500-3,000 में से अगर सिलेक्शन हो गया तो हमें चमकाने के लिए अच्छा रहेगा, दिखाने के लिए अच्छा रहेगा। इतनी सस्ती फीस ये लोग जीएस फाउंडेशन में क्यों नहीं करते, टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां से कोई फायदा नहीं है। इतनी फ्लॉड मेथड से लोग और मैं हकीकत में कह रहा हूं, मैं आप लोगों से मतलब ईमानदारी से कह रहा हूं, जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट है इंडिया के, जिनको आप फेमस मानते हैं और जो बहुत पॉपुलर कई सालों से, 15, 20, 30, 40, 50 सालों से, इन इंस्टीट्यूट का एक भी डायरेक्टर अखबार नहीं पढ़ता, और ना ही इन लोगों को सिलेबस पता है कि जीएस 1, 2, 3, 4 का सिलेबस क्या है। ये लोग बस फेमस है, इनके बाप ने कभी या इनके फादर ने कभी कोचिंग चलाई होगी, वो लेगेसी वो लेके जा रहे हैं, या अगर इनको इन्वेस्टर मिल गया है वो वाला चक्कर है, या कभी 20 साल 24 साल पहले किसी एक का सिलेक्शन हो गया होगा तो उसी को ये लोग भुना रहे हैं। ऐसे नहीं होता। यूपीएससी अपने आप को हर साल तब्दील करती है, तब जाके ऐसा पेपर बनता है इन लोगों का। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कह रहा हूँ कि ये पेपर जो उन्होंने बनाया था सही था, कुछ कुछ क्वेश्चन वाकई में गलत थे और है भी, लेकिन यार अगर इतना डिफिकल्ट आ रहा है, अगर कट ऑफ 70 के आसपास रहेगी तो कम से कम तुम यार 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स वाला तो कुछ दे दो इन लोगों को। तो ये आप लोगों से ये भी नहीं हो रहा है। इसी वजह से मुझे इन लोगों से चिढ़ है
क्योंकि इनके पास पीआर मशीनरी है, मार्केटिंग है, इनके पास अच्छे अच्छे वीडियो एडिटर्स है। तो ये जो चमक दमक वाली रील्स होती है ये लोग बना देते हैं, उससे सबको लगता है कि बड़ा आसान है। और कुछ कुछ जो फेमस नाम है हमारे इंडस्ट्री के, जिनको कहते हैं कि यूपीएससी के एक्सपर्ट है, ये लोग पॉडकास्ट में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, ये लोग सच में कुछ नहीं पढ़ाते। इनके पास एक पूरी टीम होती है, वो टीम सारा ये चीज मैनेज करती है। बेसिकली दे आर द स्टार प्लेयर्स। इनके नाम से कोर्स बिकता है करके इन लोगों को पॉडकास्ट और इंटरव्यू में जाना होता है। ये लोग खुद कुछ पढ़ते भी नहीं है और ना पढ़ाते हैं। सिर्फ जिस दिन फाइनल रिजल्ट आना होता है उस दिन ये लोग क्या करते हैं, ये जाते हैं क्लासरूम के अंदर और फिर तुरंत सर ऐसा दिखेगा कि सर तो रोज पढ़ाते हैं, तुरंत बच्चा क्लासरूम में आ जाएगा, इनके पांव छुएगा, बस ये कहानी है। साल भर ये लोग नहीं पढ़ाते। और मेरी बात पे यकीन ना हो तो राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में जाके पूछ लेना, हर साल रिजल्ट के बाद में ये लोग आते हैं क्लेम लेने के लिए कि ये इतने हमने पढ़ा है, ये हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अभी क्या हो गया, अभी इन लोगों के स्टार क्यों नहीं आते प्रीलिम्स के बाद में कि हमारे कंटेंट से इतने सवाल आए। जो इंसान आप लोगों को प्रीलिम्स में हेल्प नहीं कर सकता, वही इंस्टीट्यूट सडनली इतना इंटेलेक्चुअल बन जाता है कि वो इनको मेंस भी निकाल देगा, इंटरव्यू भी निकाल देगा और सिलेक्शन भी दे देगा। जो सबसे डिफिकल्ट स्टेज है वहां इन लोगों के लाले पड़े हैं और बाद में ये लोग फिर फाइनल सिलेक्शन में दावा करते हैं कि हमारे 200 सिलेक्शन हुए, 300 हुए, 400 हुए। ये इतना टर्न अराउंड कैसे होता है, मेरे तो आज तक समझ नहीं आया। तो इन सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिए और उसके बाद में फैसला लीजिए कि आप लोगों को सच में सेल्फ स्टडी करनी है, किसी के पास कोचिंग लगानी है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरी कोचिंग है तो मेरे पास लगाओ, अपना दिमाग यूज करो और वो हिसाब से आप लोग तैयारी करो कि आपको किससे कोचिंग लेनी है, किससे हेल्प लेनी है, किसका मटेरियल पढ़ना है। सिर्फ ब्रांड के नाम से जाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। और इन लोगों के पास में इतना पैसा है मार्केटिंग के लिए कि आप लोगों को दूसरे लोग दिखेंगे ही नहीं। कुछ कुछ लोगों ने लिए उनके नाम से मेट्रो स्टेशन चलते हैं, इससे आगे मैं क्या ही बोलूंगा। इसलिए जिन लोगों को 2027 का अटेम्प्ट देना है, बहुत सोच समझ के अपना पैसा और टाइम इनके ऊपर इन्वेस्ट करो। पैसा तो आप लोग चलो फिर भी बाद में कमा लेंगे, लेकिन ये जो एक साल आपका बीत जाएगा और अगले साल भी यही सिचुएशन अगर आप लोग फेस करेंगे तो फायदा क्या। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो डिसअपॉइंटमेंट आती है उसका क्या, जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसका क्या। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन कम से कम मैं उस डायरेक्शन में कंटेंट तो दे रहा हूं, उस डायरेक्शन में एमसीक्यू तो बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। सिंगल वन मैन आर्मी रहते हुए भी मैं इतना सब कुछ चीजें मैं कर रहा हूं। मेरे कोचिंग का मैं कंटेंट बनाता हूं, स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूं, उनके डाउट्स क्लियर करता हूं, मेरा सोशल मीडिया संभालता हूं, सब कुछ अपने दम पे, अकेले के दम पे। इन लोगों के पास ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास 500 लोगों का स्टाफ है, 600 लोगों का स्टाफ है, 700 लोगों का स्टाफ है। तो ये स्टाफ क्या कर रहा है, भुइयां छील रहा है, आलू छील रहा है, करते क्या है लोग। सारे महंगे एआई के टूल्स के सब्सक्रिप्शन इनके पास में होते हैं, फास्ट इंटरनेट इनके पास में होता है, दुनिया के बेस्ट वीडियो एडिटर्स इनके पास में होते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी अगर आप स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर सकते तो फिर आपका वहां रहने का क्या फायदा, इतनी फीस देने का क्या फायदा। इसलिए इन सारी चीजों को सोचो समझो और उसके बाद में डिसीजन लो कि आप लोगों को तैयारी किसके अंडर में करनी है और किसके साथ करनी है। आंख मूंद कर इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करो बिल्कुल भी। बस यही कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।